जेईई मेन एग्जाम क्लियर करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि कोटा सिस्टम को सही तरीके से समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। रितेश के जेईई मेन में ऑल इंडिया रैंक 42,000 थी, फिर भी उसे एनआईटी नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी तरफ आकाश को 2,80,000 रैंक पर भी एनआईटी अलॉट हो गया। शॉकिंग लगा ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है, और इसका रीज़न मार्क्स या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि कोटा और काउंसलिंग स्ट्रैटेजी है। यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रैंक अच्छी है तो कॉलेज मिल ही जाएगा, या फिर होम स्टेट कोटा है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, कैटेगरी रिजर्वेशन और काउंसलिंग चॉइसेस सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको सीट मिलेगी या नहीं। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली समझेंगे कि रितेश को सीट क्यों नहीं मिली, आकाश को कैसे मिल गई, और आप जेईई 2026 में कौन सी गलतियां अवॉइड करके अपने चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये क्लियरिटी आपकी रैंक को सीट में कन्वर्ट कर सकती है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन रूल्स को क्लियरली समझते हैं, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन रूल्स आईआईटीज और एनआईटीज दोनों पर इक्वली अप्लाई होते हैं। ओपन कैटेगरी के लिए लगभग 40.5% सीट्स होती हैं। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 27% सीट्स रिजर्व होती हैं। एससी कैटेगरी को 15%, एसटी कैटेगरी को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, और पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन 5% हॉरिजॉन्टल होता है, जो हर कैटेगरी के अंदर अप्लाई होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी एनआईटी में 100 सीट्स अवेलेबल हैं, तो उन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रफली इस तरह होता है। लगभग 40 सीट्स ओपन कैटेगरी, जिसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी कहा जाता है। 20 सीट्स ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं। 15 सीट्स एससी कैटेगरी, 7 से 8 सीट्स एसटी कैटेगरी, और लगभग 10 सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होती हैं। आईआईटीज में कोटा सिस्टम। सबसे पहले आईआईटीज के कोटा सिस्टम को क्लियर कर लेते हैं। आईआईटीज में स्टेट कोटा जैसा कुछ नहीं होता। आईआईटी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पर होता है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सब स्टूडेंट्स एक ही रैंक लिस्ट से compete करते हैं। जेईई एडवांस्ड के बाद जो ऑल इंडिया रैंक मिलती है, वही आईआईटी एडमिशन का बेस होती है। इसलिए अगर आप आईआईटी टारगेट कर रहे हो, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ अपनी ऑल इंडिया रैंक इंप्रूव करने पर होना चाहिए। एनआईटीज में कोटा सिस्टम। अब आते हैं एनआईटीज पर। यहाँ सीट्स दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। लगभग 50% सीट्स होम स्टेट कोटा के लिए और 50% सीट्स अदर स्टेट कोटा के लिए। होम स्टेट कोटा का मतलब होता है कि जिस स्टेट में एनआईटी लोकेटेड है, उस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स। अदर स्टेट कोटा का मतलब होता है बाकी सब स्टेट्स के स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एनआईटी इलाहाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स होम स्टेट कोटा में आएंगे और बाकी सब स्टेट्स के स्टूडेंट्स अदर स्टेट कोटा में compete करेंगे। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि हर स्टेट के स्टूडेंट्स को अपनी स्टेट के एनआईटी में फेयर चांस मिल सके। स्टेट कोटा का रियल एडवांटेज। अब सवाल ये आता है कि क्या स्टेट कोटा से एक्चुअली फ़ायदा होता है या नहीं। आंसर है हाँ, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए नहीं। स्टेट कोटा का फ़ायदा तब ज़्यादा होता है जब आपका स्टेट हाई कंपटीशन वाला स्टेट ना हो। राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे स्टेट्स में स्टूडेंट डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए होम स्टेट कट ऑफ्स काफ़ी हाई रहते हैं और कई बार ऑल इंडिया कट ऑफ्स के बराबर हो जाती हैं। ऐसे स्टेट्स में स्टेट कोटा का एडवांटेज लिमिटेड होता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट्स में स्टूडेंट डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। ऐसे केसेस में होम स्टेट कोटा का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और कट ऑफ में नोटिसेबल डिफरेंस दिखाई देता है। अब समझते हैं इस एग्जाम्पल से। रितेश का होम स्टेट कर्नाटका था और उसकी ऑल इंडिया रैंक 42,000 थी। उसका टारगेट एनआईटी में एआई से बीटेक करने का था, लेकिन कर्नाटका में होम स्टेट कोटा की क्लोजिंग रैंक 3,579 गई, इसलिए उसे वहां एनआईटी नहीं मिल पाया। अदर स्टेट कोटा में उसने एनआईटी सिक्किम ट्राई किया, जहां क्लोजिंग रैंक 28,594 तक गई, लेकिन 42,000 रैंक होने के बाद भी उसे एआई ब्रांच नहीं मिल सकी। वहीं आकाश का होम स्टेट सिक्किम था और उसकी ऑल इंडिया रैंक 2,80,000 थी। होम स्टेट कोटा के थ्रू एनआईटी सिक्किम में एआई ब्रांच की क्लोजिंग रैंक 2,88,000 अप्रॉक्स गई थी, इसलिए आकाश को हाई रैंक के बावजूद भी एनआईटी अलॉट हो गया।
ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि होम स्टेट कोटा का इम्पैक्ट रैंक से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एक स्टूडेंट बेटर रैंक के बावजूद एनआईटी मिस कर सकता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट कंपैरेटिवली लो रैंक पर भी एनआईटी सिक्योर कर लेता है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपका होम स्टेट कौन सा है और हम आपको आपके स्टेट में कंपटीशन और क्लोजिंग रैंक ज़रूर बताएंगे। ब्रांच सिलेक्शन का रोल कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ CSE पर फोकस करोगे तो चाहे होम स्टेट कोटा हो या अदर स्टेट कोटा, कंपटीशन दोनों जगह टफ होती है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे कोर ब्रांचेस के लिए ओपन हो तो स्टेट कोटा का रियल एडवांटेज यहीं दिखाई देता है। इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट्स सिर्फ कॉलेज नहीं, ब्रांच और कोटा को साथ में प्लान करते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी फॉर JEE मेन 2026। अगर आप IIT टारगेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपनी ऑल इंडिया रैंक इम्प्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। अगर आप NIT टारगेट कर रहे हो तो अपने होम स्टेट का कट ऑफ ट्रेंड्स को डिटेल में एनालाइज करिए। ब्रांच फ्लेक्सिबिलिटी रखो और CSAB काउंसलिंग को कभी स्किप मत करिए, क्योंकि काफ़ी सीट्स लास्ट राउंड में भी फिल होती हैं। एंड में यही समझना ज़रूरी है कि IITs पूरे ऑल इंडिया कंपटीशन पर चलते हैं। NITs में 50% स्टेट कोटा और 50% अदर कोटा होता है, और स्टेट कोटा कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो कमेंट में बताएं और प्ले स्टोर पर हमारा JEE प्रिपरेशन ऐप 2026 डाउनलोड करना ना भूलें। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।